हाँ जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज लेकर आए हैं पहला लेक्चर, चैप्टर नंबर 3, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, इसका पहला लेक्चर है आज। पिछले कुछ दिनों से लेक्चर नहीं दे पा रहे थे, कुछ समस्याएं थी। समस्याएं अभी भी सॉल्व हुई नहीं है, लेकिन फिर भी देना जरूरी है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, पहला लेक्चर, चैप्टर नंबर 3, आपकी केमिस्ट्री, हमारी सबकी केमिस्ट्री। आइए भाई, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हमको जो पीरियोडिक टेबल दी गई है, पीरियोडिक टेबल, ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसका नाम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। द नेम इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब इसका मतलब ये है कि इसके पहले भी बहुत सारे पीरियोडिक टेबल आई हैं, है कि नहीं? तो बेसिकली हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले एलिमेंट्स को मेटल एंड नॉन मेटल की कैटेगरी में किसने तोड़ा? आपने तोड़ा। मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में तोड़ने वाले थे एंटोइन लेवोइशियर। कौन थे? एंटोइन लेवोइशियर। लेवोइशियर ने सबसे पहले मेटल और नॉन मेटल की कैटेगरी में एलिमेंट्स को ब्रेक किया। उसके बाद ऐसी कुछ जरूरत पड़ी कि भैया एलिमेंट्स की स्टडी करनी थी, है ना? हमको क्या करना था? एलिमेंट्स की स्टडी करनी थी। तो एलिमेंट्स की स्टडी के लिए एक सिस्टमेटिक, मतलब आप किसी भी चीज की स्टडी करना चाहते हो तो एक सिस्टम में होना चाहिए ना, सारी चीजें एक सिस्टम में होनी चाहिए। तो इसी तरह उस टाइम के साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि यार जितने भी मतलब एलिमेंट्स खोजे जा रहे हैं, इनको अगर हम एक पर्टिकुलर कुछ इस तरह से पुट कर दें, कुछ इस तरह से रख दें, इनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट कर दें, ताकि इनकी स्टडी जो हो वो आसान हो जाए। समझे? ताकि स्टडी इनकी जो आसान हो जाए। तो ये एक आइडिया आया था सर जोसेफ प्राउस्ट को, जिसको प्राउस्ट का हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। और पहली बार रखने की कोशिश की डॉवर्नियर ने। ठीक है, मैं ये मान के चलूंगा कि आप में से ज्यादातर लोग ये सब 10th क्लास में पढ़ करके आए हैं, तो हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे इस पर। डॉवर्नियर ने सबसे पहले कोशिश की एलिमेंट्स को रखने की। तो डॉवर्नियर ने ट्राइड बनाया, ट्राइड। इन्होंने कहा, डॉवर्नियर का ट्राइड सुनना, इन्होंने कहा कि मान लो कि ये इन्होंने एक ट्राइड ले लिया, इनके अनुसार ये अगर ए है, ये अगर सी है और ये अगर बी है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर मैं पहले और तीसरे एलिमेंट के, ध्यान से सुनना, पहले और तीसरे एलिमेंट के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड मार दूं तो मुझे बी का मास मिल जाएगा। देखो क्या बोल रहे हैं, अगर मैं पहले और तीसरे के मास को ऐड करके 2 से डिवाइड मार दूं तो मुझे इसका मास मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ जगहों पे ये सक्सेस रहे। 2-3 ट्राइड बना लिए थे इनने भी, है ना? एक तो लिथियम, पोटेशियम, सोडियम का बना लिया था, एक आयोडीन वाला, एक स्ट्रोंटियम वाला, है ना? 2-3 बना लिए थे। एक तो मैं आपको बता देता हूं कि इन्होंने लिथियम, ठीक है, यहाँ लिथियम रखा, यहाँ सोडियम रखा, यहाँ पोटेशियम रखा, है ना? इन्होंने कहा कि इन तीनों का जो ट्राइड बना रहे हैं, अब ट्राइड में अगर आपको सोडियम का मास जानना है, इफ यू वांट टू नो द मास ऑफ सोडियम, तो आप इन दोनों के मास को जोड़ो तो इसका 39 होता है, और इसका कितना होता है? 3 3 6 7 हो रहता है ना, अपॉन 2। तो सोडियम का मास कितना आ जाएगा? 39 7 46 बाई 2, सो दैट इज 20। सोडियम का आया ना मास। तो ऐसे कुछ ट्राइड इन्होंने बनाए थे, लेकिन जितने एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर हुए थे, उतने एलिमेंट्स के ट्राइड ये नहीं बना पाए, और डॉवर्नियर जो थे वो कुछ ट्राइड्स में ही रेस्ट्रिक्टेड रह गए। दिखाई पड़ रहा है? कुछ ट्राइड्स में ही रेस्ट्रिक्टेड रह गए। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? बात क्लियर है? रफ करते हैं इसको फटाफट। ठीक है बेटा, अब डॉवर्नियर के बाद आए इनके अगले बड़े भाई के मतलब अगले साइंटिस्ट, जिनका नाम था न्यूलैंड, सर जॉन न्यूलैंड। न्यूलैंड का लॉ फेमस हुआ, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड ने कहा कि भैया हम गाना बजाएंगे,
और गाने के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, सबका देखना किस पर चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के बेसिस पे हम रखने वाले हैं एलिमेंट्स को। तो उन्होंने कहा कि एवरी eighth element, every eighth element will show the property will show the property similar to first element, similar to first element। देखिएगा क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, एक तो इन्होंने रखा, तो दूसरा एवरी एट्थ एलिमेंट विल शो द प्रॉपर्टी सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। हर एक आठवां एलिमेंट पहले एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा। एवरी एट्थ एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है, हर एक आठवां एलिमेंट। ये न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था। देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि आपके पास क्या क्या है, मेरे पास में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन आयन तक। तो आगे तुम्हारा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन के बाद से फिर पोटेशियम, कैल्शियम, ऐसे करके था कुछ नहीं था। इन्होंने कहा हर एक पहला और आठवां एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो सेम होगी। एवरी फर्स्ट एंड एट एलिमेंट, देखो यहाँ लिथियम, देखो लिथियम पहला और आठवां देखना कौन है, ये 1 हो गया, तो ये 2 3 4 5 6 7 8। क्या आप जानते हो कि लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम और पोटेशियम की सिमिलर होती है, ये बात आपको अच्छे से पता है ना। तो ये भी वही कह रहे हैं, एवरी एट्थ एलिमेंट। इन्होंने किस बेसिस पे कहा, इन्होंने इस बेसिस पे कहा, किस बेसिस पे कहा, इसको इन्होंने कहा सारे गा पा धा नी जा, ठीक है, सारे गामा बाधा नहीं जा। इसके बेसिस उन्होंने कहा देखो पहला सा और आठवां भी सा, पहला सा और आठवां भी सा, मतलब पहला और आठवां सेम होंगे, सेम का मतलब सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। सबको आ रहा है समझ, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, समझ आ रहा है, ठीक है, तब करें ओके। तो न्यूलैंड का ये लॉ था भैया, देखो अब यहाँ पर ये फर्स्ट हो जाएगा तो ये एट्थ हो जाएगा, ये फर्स्ट ये फर्स्ट ये फर्स्ट ये एंड ऐसे करके आगे बढ़ते गए। बट यहाँ पर सिर्फ 20 एलिमेंट्स तक ही उनका ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था सिर्फ वैलिड था, इसके बाद तो गलत हो गया। हालांकि इतना सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देने के लिए कुछ एलिमेंट्स तक तो पहुंचना, डॉवर्नियर से ज्यादा 2 कदम आगे थे। डॉवर्नियर ने सबसे पहले बताया कि भैया रिलेशन कुछ है, ऐसे रख सकते हो। फिर न्यूलैंड ने उनसे ज्यादा बताया कि हाँ भाई ऐसे रख सकते हो। अब इसके बाद न्यूलैंड को इनके वर्क के लिए बहुत ब्रिटिश कॉलोनी का इनको एक अवार्ड भी मिला था ना। तो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव सिर्फ 20 तक स्टेबल रह गया, सारे गामा पादा निशा सिर्फ वहीं तक रह गया। इसके बाद इस फील्ड के सबसे बड़े साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मेंडलीव, और उनको हम मेंडलीव उनके पीरियोडिक टेबल को हम बोलते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव की बात करते हैं। मेंडलीव इस क्षेत्र के बहुत बड़े नाम थे भैया, बहुत बड़े नाम थे। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव के टाइम पर 63 एलिमेंट्स वेयर नोन, 63 एलिमेंट्स नोन थे, 63 एलिमेंट्स वेयर नोन। कुल मिला के हम जानते थे 63 एलिमेंट्स को। इसके टाइम मेंडलीव के टाइम हम कुल मिला के जानते थे 63 एलिमेंट्स को, 63। और इन 63 एलिमेंट्स को एक ग्राफ टाइप का बना के मेंडलीव ने ऐसे करके ऐसे रखा था। किस बेसिस पर रखा था बेटा, ऐसे उन्होंने बना रखा था, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है।
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 ग्रुप्स थे इनके में, 8 ग्रुप्स एंड 6 पीरियड्स, 6 पीरियड बनाए थे और 8 ग्रुप बनाए थे, ठीक है, एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, इन्होंने आगे क्या किया, एलिमेंट्स वेयर kept on the basis of their increasing atomic mass. Elements were kept on the basis of their increasing atomic mass. मतलब इनके अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी में जो सिमिलरिटी आती है, मतलब एलिमेंट्स जो हैं जो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, वो इस वजह से दिखाते हैं क्योंकि उनका जो मास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब एलिमेंट्स का मास जो होता है वो अलग अलग होता है। मतलब ये कह रहे हैं कि मास जो होगा, एटॉमिक मास इज दैट फैक्टर, एटॉमिक मास ही वो फैक्टर है जिसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि दो एलिमेंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर दिखा करके जाएंगे। मतलब एटॉमिक मास जो होता है इनके अनुसार ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। दो एलिमेंट्स को अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है, दो एलिमेंट्स को अगर आपको अलग अलग बताना है, तो एटॉमिक मास ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। दैट व्हाट टोल्ड बाय द कौन, मेंडलीव ने ये बताया था, ठीक है। मेंडलीव ने यहां तक आपको बता रखा। अब एलिमेंट्स यहां पर भैया रख दिए गए, ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करके एलिमेंट्स को रख दिया गया। 63 एलिमेंट लोन थे। दिक्कत क्या हुई, दिक्कत ये हुई कि मेंडलीव साहब क्या नहीं कर पाए और क्या कर दिए। मेंडलीव साहब ने, पहले मेरिट की बात करते हैं। मेंडलीव साहब ने चूंकि बड़ी पीरियोडिक बनाई थी, टेबल बनाई थी, और ग्रुप्स और पीरियड का पहली बार यूज किया था। इन्होंने अपने टेबल में सब ग्रुप्स का भी यूज किया था, सब ग्रुप्स, ठीक है। तो पहली बार पीरियड और ग्रुप बना, दैट वाज द मेरिट ऑफ द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। फिर दूसरा, इन्होंने जितनी भी नोबल गैसेस थी, जैसे उस टाइम पे नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैस की डिस्कवरी कब हुई, स्कॉट ने की थी ना, नोबल गैस की। तो नोबल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, नोबल गैस की डिस्कवरी हुई बाद में। लेकिन इन्होंने अपने टेबल में नोबल गैस के जो एलिमेंट्स थे उनके लिए जगह छोड़ रखी थी। व्हाट आई एम टेलिंग यू कि नोबल गैस के लिए मान लो कि यही जगह अगर छोड़ रखी हो, यही जगह छोड़ रखी हो, तो ऐसे करके हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन, ऐसे, ठीक है, जगह छोड़ रखी थी। तो उस जगह में बाद में आकर के वास्तविकता में जितने भी नोबल गैसेस थे, वो सब नोबल गैस के एलिमेंट्स जो थे वो सबके सब आकर के इसमें भर गए। फिर दूसरा प्रेडिक्शन इनका प्रेडिक्शन कुछ ऐसा था कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया था, अभी उनकी डिस्कवरी हुई नहीं थी, उन एलिमेंट्स को अभी खोजा नहीं गया था, ठीक है, जिसको इका एल्यूमिनियम, इका गैलियम, ये सब नाम दिया उन्होंने। तो इनको अभी खोजा नहीं गया था, उसके पहले ही इन्होंने उसके बारे में प्रिडिक्ट कर दिया। भैया प्रिडिक्ट करना इन द सेंस, समझ रहे हो, बता दिया कि ये एलिमेंट्स भविष्य में आएंगे, और जहां जहां मैं इनकी जगह छोड़ रहा हूं, जितना एटॉमिक मास बता रहा हूं, जितना वॉल्यूम बता रहा हूं, जितनी डेंसिटी बता रहा हूं, जो नेचर ऑफ ऑक्साइड बता रहा हूं, जो नेचर ऑफ क्लोराइड बता रहा हूं, वही बनेगा। मतलब अभी वो पैदा नहीं हुआ और उसके बारे में सारी भविष्यवाणी कर दी इन्होंने, प्रेडिक्शन कर दिया कि हाँ ये एलिमेंट्स पैदा होगा और होने के बाद से यहां रहेगा, और यहां रहने के बाद इसका फॉर्मूला ऑक्साइड का ये, क्लोराइड का ये, इतना मास, इतना वॉल्यूम, एवरीथिंग। इट वाज द मेजर, आप कह सकते हो कि ये बहुत बड़ा, समझ रहे हो ना, प्रेडिक्ट करना मतलब क्या, प्रेडिक्शन कौन करता है, भगवान लोग है ना। तो बहुत बड़ी बात थी ये, प्रेडिक्ट कर देना। एलिमेंट्स को इन्होंने प्रेडिक्ट किया, दैट वाज देयर मेरिट, हिज मेरिट, सॉरी, ये सब उनके मेरिट थे। डीमेरिट कहां रह गए इनके, ये हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए, वाज अनेबल टू गिव प्लेस टू हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को जगह नहीं दे पाए। दूसरी चीज इनका डिमेरिट क्या था, इनका एक बड़ा डिमेरिट था आइसोटोप्स को जगह ना देना। आइसोटोप्स की कोई कहानी नहीं बता पाई है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, मुझे लगता है सबको पता होगा। आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर अलग हो जाता है, उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं।
याद होगा शायद आप लोगों को। आइसोबार्स किसको बोलते हैं? जिनका मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड आइसोबार्स। सो आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, आइसोटोप्स किसको बोला हमने? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो। आइसोबार किसको बोला हमने? जिसका मास नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। ठीक है, तो आइसोटोप्स की कहानी नहीं बता पाई ये, क्योंकि इनका पूरा टेबल किस पे, ध्यान से देखना, इनका पूरा टेबल किस पे बेस्ड है? एटॉमिक मास पे बेस्ड है। अब मैंने कहा कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग भैया क्लोरीन एक होता है 35, जिसका मास 35 है, एक क्लोरीन होता है जिसका मास 37 है। तो ये तो कह रहे हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे हम रखेंगे एलिमेंट्स को, तो इसका मतलब ये अपने पीरियोडिक टेबल में 2-2 बार क्लोरीन रखेंगे ना? बोलो, अपने पीरियोडिक टेबल में 2-2 बार क्लोरीन रखेंगे ना? तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स मौजूद हैं। अब आइसोटोप्स मौजूद है मतलब सबका रखेंगे, इट बिकम्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड फॉर हिम टू केप्ट आइसोटोप्स इन हिज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, थर्ड वन क्या था? इनका जो पीरियोडिक लॉ था, इनका पीरियोडिक लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, इनका पीरियोडिक लॉ था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, मतलब ये पहले कम, मतलब अगर मैं कहूं कि इधर से ऐसे हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका मास कम है, उसका मास ज्यादा है ना, तो यहां हमने कहा लिथियम, ठीक है, यहां हमने कहा बेरिलियम, ठीक है, फिर यहां से जो भी है बोरोन, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके रख रहे हैं ये। तो हम कह रहे हैं कि इसका मास कम है, इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, मतलब लगातार मास बढ़ा रहे हैं ये, बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया जब इन्होंने ज्यादा मास वाले को क्या कर दिया? ज्यादा मास वाले को पहले रख दिया और कम मास वाले को बाद में रख दिया। जैसे वो केस किस में आया था? निकल एंड कोबाल्ट के केस में आया था, निकल एंड कोबाल्ट केस में आ गया था। कई दो तीन में ऐसा कर दिया था इन्होंने, ये गलती कर दी थी, निकल एंड कोबाल्ट, समझे? अब निकल को इन्होंने पहले रख दिया, कोबाल्ट को बाद में रखा, हालांकि इसका मास ज्यादा रहता है, इसका मास कम रहता है। सवाल है क्यों रख दिया पहले? ऐसा इस वजह से रखा बेटा कि जब ये पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को रख रहे थे ना, ऐसे 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 ऐसे, जैसे नियॉन आ गया, नियॉन के बाद सोडियम आया, मैग्नीशियम आया, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो भी है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ऐसे आ गया, हमने मान लिया ऐसे। अब हम कह रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टी होगी ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये सिमिलर हो रही थी, ये वाली सिमिलर हो रही थी, इन सब की प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी। लेकिन जैसे ही इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ ब्रेक किया, मतलब निकल को पहले रखा और कोबाल्ट को बाद में रखा, निकल को पहले रखा तो कोबाल्ट को बाद में रखा, इसका मतलब इन्होंने अपना पीरियोडिक लॉ ब्रेक कर दिया। क्यों ब्रेक किया? बिकॉज ये सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाना चाहते थे, वो दिखाना चाहते थे कि भैया इसकी इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर हो रही थी, और इसी कोबाल्ट को उठाकर यहां रख रहे थे ना, तो प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही थी। अब इनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो कोबाल्ट को पहले रखें, अपने पीरियोडिक ये जो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाला लॉ बनाया इसको वैलिड बनाने के लिए कोबाल्ट को पहले रखें, या फिर निकल को यहां रखें ताकि ये प्रॉपर्टी सिमिलर हो सके। तो अगर ये कोबाल्ट को यहां रख रहे थे तो प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी, और निकल को इधर ले जा रहे थे, तो फिर मास वाला झंझट आ जा रहा था। तो कहने का ये मतलब है कि ये फंस गए थे कि अब क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, निकल को पहले रख दिया और कोबाल्ट को बाद में रख दिया। तो अपने ही लॉ को इन्होंने 2 बार ब्रेक किया। तो कहने का मतलब मेंडलीव की वजह से हमको बहुत सारी चीजें समझ में आई, एक बड़ा पीरियोडिक टेबल समझ आया, और कई सारे मेरिट भी मिले, कई सारी चीजों के बारे में पता चला। लेकिन ये पीरियोडिक टेबल बहुत ज्यादा दिनों तक वैलिड रहा नहीं। इस पीरियोडिक टेबल के बाद से आ गया आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोस्ले के कंसेप्ट पे चलता है, बट उसको बनाया है वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट नील्स बोहर, उसको बना रखा है नील्स बोहर ने, और चलता कंसेप्ट है वो मोस्ले पे। ठीक है, अब तुम्हारी बात सुन। तो हम पहुंच गए लीजिए के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को आप थोड़ा सा रफली ऐसे समझेंगे कि यहां पर आपको दो, ठीक है, ऐसे करके
देखना भैया, ये जो दो होते हैं इनको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। मॉडर्न पीरियड टेबल देखना, एस ब्लॉक। ये जो पूरा होता है इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो होता है इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कई बार लोग इसको ट्रांजिशन मेटल्स भी बोलते हैं, डी ब्लॉक। और ये जो नीचे दो जो पाए जाते हैं इसको बोलते हैं हम एफ ब्लॉक। तो ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। समझ आ रही बात सबको? एस पी डी एफ ऐसे करके टूटा है। अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये बताया गया है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप समझ लो कुछ कुछ चीजें। मॉडर्न पीरियड टेबल में क्या क्या बताया गया है? मॉडर्न पीरियड टेबल में कहा गया है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, व्हाट इज कॉल्ड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, तो आपको आंसर ये देना है कि सर देखो, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक लॉ क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सर the periodic function of elements, the periodic function of elements is actually due to their इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये है नया कंसेप्ट, इंक्रीजिंग एटॉमिक। देखना क्या कह रहे हैं, द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज एक्चुअली ड्यू टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से, लगातार एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से जो पीरियोडिक फंक्शन नाम की चीज आ रही है, एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से ही पीरियोडिक फंक्शन नाम की चीज आती है। मतलब जितनी भी सिमिलर फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज जो रिपीट होती है ना, द पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी जिसको आप कहते हो, रिपीट होने का मतलब पीरियोडिसिटी। जो पीरियोडिसिटी आती है ना एलिमेंट्स में, द पीरियोडिसिटी इज ड्यू टू द एटॉमिक नंबर। पीरियोडिसिटी नाम की जो चीज आएगी वो एटॉमिक नंबर की वजह से आएगी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की वजह से आएगी। पीरियोडिसिटी नाम की चीज जो आती है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की वजह से आती है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलता है कि जो पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक जो फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। पीरियोडिक फंक्शन जो है वो कौन है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास नहीं है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिला? अभी हम समझेंगे कि मोस्ले जो है, मोस्ले ने कैसे बताया कि ये जो एटॉमिक नंबर है ये ही ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसको रख करता हूं मैं, फिर दोबारा बना लेंगे। जब डायग्राम ही बनाना है तो जब मन करेगा तब बना लेंगे। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द मोस्लेस कंसेप्ट। मोस्ले का वो कंसेप्ट जिसके बेसिस पर एटॉमिक नंबर को ज्यादा फंडामेंटल कहा गया, मोस्लेस। हाँ देखिए, मोस्ले ने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन एटॉमिक मास। बोले कि एटॉमिक मास के कंपैरिजन में एटॉमिक नंबर ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। ठीक है ना? क्या किया उन्होंने? he took he sent some high speeding electrons, उन्होंने कुछ हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स मेटल सरफेस की तरफ भेजा। ठीक है, he sent some high speeding electrons toward metal surface, due to which X-rays produced। क्या प्रोड्यूस है? X-ray produced, and the frequency of every X-ray is
different from each other, different from each other, from each other. ठीक है, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनो. Was different from each other. He sent some high speeding electrons towards metal surface. metal surface की तरफ high speeding electron भेज दिए, due to which X rays produce. बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन भेजे ना, तो जाकर के वो मेटल सरफेस से टकराया, अलग अलग मेटल सरफेस से टकराया, अलग अलग मेटल सरफेस से टकराया, तो वहां से एक्सरेज प्रोड्यूस हुई. एक्सरेज के अंदर हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. ठीक है, एक्सरेज प्रोड्यूस हुई, और वो एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी, हर एक एक्सरे की फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अलग थी. मतलब उन्होंने अगर 50 मेटल सरफेस लिए होंगे और 50 मेटल सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन भेज करके टकराया होगा, इलेक्ट्रॉन को भेजा होगा, इलेक्ट्रॉन जाके उससे टकराया होगा, तो जो एक्सरे निकले होंगे, एवरी एक्सरे हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. हर एक एक्सरे का फ्रीक्वेंसी कैसा होगा, डिफरेंट होगा. तो उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया, फ्रीक्वेंसी अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास. एक ग्राफ प्लॉट किया उन्होंने कि भैया ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी जो है ये मास पे कैसे डिपेंड कर रही है, या फिर मास ज्यादा फंडामेंटल है. फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग देख करके पता चल जाएगा कि मास ज्यादा फंडामेंटल है या नहीं. ठीक है, तो उन्होंने देखा था कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा बन रहा था, लेकिन ये कंप्लीट स्ट्रेट लाइन नहीं था, ये थोड़ा सा बच्चों कैसा था, इरेगुलर था, ऐसा 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 था. इट वॉज नॉट कंप्लीटली स्ट्रेट, ये पूरा स्ट्रेट नहीं था, इट वॉज समवट इरेगुलर. मतलब उन्होंने जब फ्रीक्वेंसी अंडर रूट फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास का जब उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट करके देखा, तो उन्होंने देखा कि यार ये एटॉमिक मास पे पूरी तरह से डिपेंडेबल चीज नहीं है, तो वैरी कर रही है. और फिर उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया, और एटॉमिक नंबर के साथ क्या करके देखा, ग्राफ बनाकर देखा, तो उन्होंने देखा कि एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ जा रहा था. सो ही टोल्ड दैट, उन्होंने कहा कि एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल क्वांटिटी देन एटॉमिक मास. समझ गए, एटॉमिक नंबर जो होता है वो ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी होती है एटॉमिक मास के कंपैरिजन में. क्लियर है, बोलो. तो यहां से उनका एक फॉर्मूला आया था, ए इज इक्वल्स टू समथिंग के अंडर रूट वी माइनस बी, ऐसे करके. यहां पर ए और बी कांस्टेंट हुआ करते थे, ए एंड बी कांस्टेंट. तो खैर इस फॉर्मूले से हमको कोई मतलब नहीं, हमको बस ये समझना था कि अंडर रूट वी इज मोर अंडर रूट वी और एटॉमिक नंबर के बीच जब ग्राफ बना, तो ये ग्राफ कंप्लीटली स्ट्रेट लाइन था. इसके बीच में जो ग्राफ बना ये पूरी तरह स्ट्रेट लाइन नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत इरेगुलरिटी थी. इसका मतलब कि वो जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो एटॉमिक नंबर से ज्यादा फंडामेंटल है. ओके, बिकॉज इट वाज गिविंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ. तो यहां से कंसेप्ट आया भैया एटॉमिक नंबर का, एटॉमिक नंबर पे चीजें स्टेबल होने लगी. फिर उसके बाद से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना दिया गया. तो अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट ब्लॉक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी स्टडी करेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, है ना. तो उसको हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में. टिल देन अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए.